नमस्कार। सुबह के 8 बजने के साथ ही वक्त हो गया सुर्खी अखबार की का। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। एक राष्ट्र एक चुनाव बिल लोकसभा में आज पेश नहीं। देखिए, एनबीटी सहित तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में आज पेश नहीं किया जाएगा। आपको बता दें, इससे जुड़े बिलों को लोकसभा की रिवाइज्ड लिस्ट से हटा दिया गया है। इसके पहले 13 दिसंबर में कैलेंडर में कहा गया था कि सोमवार को बिल लोकसभा में रखा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक अब फाइनेंशियल बिजनेस के पूरा होने के बाद बिल को सदन में पेश किया जाएगा। इधर सरकार बिल को आखिरी समय में भी लोकसभा स्पीकर की परमिशन के बाद सप्लीमेंट्री लिस्टिंग के जरिए सदन में पेश कर सकती है। आपको बता दें, कैबिनेट ने 12 दिसंबर को बिल की मंजूरी दी थी। लोकसभा के बाद अब 16 और 17 दिसंबर को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा होगी। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर को शुरू हुआ था, जो कि 20 दिसंबर को खत्म होती है। और भी तमाम खास बातें इसके बारे में बता देते हैं आपको कि वित्तीय अनुदान संबंधी कागजात और कामकाज पूरा होने के बाद एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों को पेश करेगी। जो सूत्र बता रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है, वो कुछ ऐसी है कि इसके पहले 2 विधेयक यानी कि संविधान 129वां संशोधन और विधेयक और संघ राज्य क्षेत्र में विधेयक सोमवार को लोकसभा में पेश किए जाने की लिस्ट थी। वहीं सोमवार के लिए लिस्ट अनुदानों की मांगों के पहले बैच को सदन द्वारा पारित किए जाने के बाद ये विधेयक 1 सप्ताह के बाद पेश में लाया जा सकेगा। देखिए, राज्यसभा में सोमवार और मंगलवार को चर्चा इस पर होनी है और राज्यसभा में आज आपको पता है संविधान पर चर्चा होगी, लेकिन ये बिल जो है वो पेश नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जरा और डिटेल में यदि हम देखें इस खबर को, तो यहाँ पर आगे भी इस खबर को तरजीह दी गई है। तो फिलहाल आपको बता दें, इस बिल के जो मायने हैं, इस मायनों को आप समझिए। चूंकि आपको याद होगा, रामनाथ कोविंद जो कि पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उन्होंने अपनी तमाम समितियों के साथ मिलकर इस बिल का जो प्रारूप है उसको तैयार किया था। और इस बार जो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी, उस केंद्रीय कैबिनेट में इस बिल को मंजूरी दे दी गई थी। उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि देखिए, अब ये जो बिल है इसी सत्र में सदन में पेश किया जाएगा। और ये भी कहा गया था कि इसे थोपा नहीं जाएगा, जेपीसी का गठन किया जाएगा, इस पे चर्चा की जाएगी, विचार विमर्श किया जाएगा। इसके बाद यदि ये बिल पारित हो जाता है, कानूनी दर्जा ले लेता है, तो 29 यानी कि 2029 को इसको अब इस्तेमाल में लिया जाएगा। यानी कि इसको फिलहाल कह सकते हैं कि साफ तौर पर इसको अमली जामा पहनाकर सामने लिया जाएगा। हालांकि अलग अलग जगह तरह से इस खबर को जगह दी है, लेकिन आपको लगातार ये भी बता रहे हैं कि एक देश एक संविधान को लेकर विपक्ष हमेशा से ही सवाल खड़े करता रहा है। कह रहा है, भारत जैसे इतने वृहद देश में एक देश एक चुनाव संभव नहीं है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अब देखिए, सत्ता पक्ष का अपना कहना है। सत्ता पक्ष ने एक प्रारूप तैयार कर दिया है और एक समिति का गठन बाकायदा किया गया। और प्रधानमंत्री मोदी की मंशा भी यही है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए, जिससे कि जो गाढ़ी कमाई जनता की लगती है, वो कमाई में थोड़ी बहुत अंतर आई है, वो कमाई थोड़ा उसमें ये कह सकते हैं कि बार बार चुनावों में ज़्यादा एक्सपेंडिचर ना हो, और इसीलिए एक देश एक चुनाव रखा गया। अब देखना ये होगा कि फिलहाल तो अभी से टाला गया है और आगे इसके लिए क्या पूरा सिस्टम तैयार हो पाता है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र चुनाव की बात करते हैं। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आने के 22वें दिन फडणवीस मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। 39 बने हैं मंत्री। देखिए, 2.5 साल के बाद नए चेहरों को मौका दिया गया है और वाकई में ये बहुत बड़ी खबर है, जो कि 2.5 साल के बाद नए चेहरों को मौका मिला, क्योंकि उन्हीं पर ही दाव कसा जा रहा था, उन्हीं पर दाव लगातार खेला जा रहा था। और अब ये वजह है कि नए चेहरे इसमें हिस्सा लेंगे। तो फिलहाल देखिए, आपको बताएं, तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है और दैनिक भास्कर ने इस खबर को फ्रंट पेज पे छापा है। ये भी आपको दिखा देते हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के 23वें दिन को नागपुर में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। फडणवीस सरकार में आपको बता दें लगभग 33 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की। सीएम और 2 डेप्यूटी सीएम समेत संख्या हो गई 42। तो कैबिनेट में कुल 43 मंत्री शपथ ले सकते हैं। 1 सीट खाली रखी गई है। फडणवीस सरकार में 19 भाजपा, 11 शिवसेना, 9 एनसीपी कोटे से मंत्री शामिल किए गए हैं। इनमें से 4 महिलाओं, 3 भाजपा, 1 एनसीपी और 1 मुस्लिम एनसीपी को जगह दी गई है। कैबिनेट में सबसे युवा मंत्री एनसीपी की अदिति तटकरे, जो कि 36 साल की हैं, और सबसे उम्रदराज मंत्री भाजपा के गणेश नाइक हैं। बीजेपी के पंकज भोया सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मंत्री हैं। शिवसेना के भात गोगवले सबसे कम पढ़े लिखे 8वीं पास मंत्री हैं। कैबिनेट में 30 से 40 के 2, 40 और 50 साल के 12,
50 और 60 साल के 12 और 60 साल से उम्र के लगभग 13 मंत्री शामिल किए गए हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, मंत्रियों में 4 महिलाएं हैं। इसके अलावा एक मुस्लिम और एक मंत्री पद अभी खाली रखा, जिस पर विचार विमर्श किया जाना बाकी है। तो फडणवीस सरकार में 4 महिला मंत्री शामिल हैं। इसमें पंकजा मुंडे और 3 भाजपा से हैं। इधर एक मंत्री अजित पवार की एनसीपी से है। और भाजपा के नेतृत्व का जिक्र करते हैं तो गठबंधन सरकार में एनसीपी से मुस्लिम नेता हसन मुशर्रफ को मंत्री बनाया गया है। तो फिलहाल असंतोष से निपटने के लिए एक नया फॉर्मूला तैयार किया गया है। देखिए, आपको याद होगा किस तरीके से रिजल्ट आया। उसके बाद काफी जद्दोजहद के बाद मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगी। उसके बाद पेच वहीं फंसा कि जो बड़े विभाग हैं, जैसे कि देवेंद्र फडणवीस का हम जिक्र कर लें, जब वो डेप्यूटी सीएम थे उनके पास गृह मंत्रालय था। हालांकि दबीर जमा में शिंदा ने कह दिया था कि देखिए, जब वो डेप्यूटी सीएम थे तब गृह मंत्रालय उनके पास था, जब मैं डेप्यूटी सीएम बन जाऊं तो गृह मंत्रालय मेरे पास रखा जाना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लाजमी सी बात है, बीजेपी जहां जहां जिस जिस राज्य में सरकार अपनी बनाती है, गृह मंत्रालय और बड़े विभाग हमेशा अपने पास रखती है। तो ये तो तय हो चुका था। इसके अलावा आपको ये बता दें कि मुखरता इस वजह भी थी कि कहीं ना कहीं असंतोष ना फैले, इसलिए एक नए फॉर्मूले का गठन किया गया। कैसे, थोड़ा सा और डिटेल में समझिए। मंत्रिमंडल विस्तार से असंतोष की खबरों को देखते हुए डिप्टी सीएम अजित पवार ने नया फॉर्मूला अख्तियार किया। शपथ ग्रहण से पहले कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पवार ने कहा, हर कोई मंत्री बनना चाहता है, उसे अवसर भी मिलना चाहिए, लेकिन मंत्री पद तो सीमित है ना। ठीक है, जो मंत्री बने हैं वो 2.5 साल रहेंगे और 2.5 साल मंत्री बने हैं, 2.5 साल के बाद हम वापस से आगे का मौका देंगे। तो एक नई लॉलीपॉप चुसाने की कवायद तेज की गई है। 2.5 साल का फॉर्मूला मंत्रियों के लिए अख्तियार किया गया है। तो फिलहाल यूपी सहित कुछ राज्यों में 2.5 साल के सीएम रहने का प्रयोग पहले हो चुका है और 2.5 साल मंत्री बनने का फॉर्मूला संभवतः ये पहली बार आया है। तो फिलहाल देखिए, अब ये जो फॉर्मूला बनाया गया है, इस फॉर्मूले पे क्या सभी जो विधायक हैं वो सहमति जता पाएंगे, ये देखने वाली बात हुई। हालांकि एक हमेशा बीजेपी एक्सपेरिमेंट करने के लिए जानी जाती है और ये एक्सपेरिमेंट महाराष्ट्र में किया गया है। अब देखना ये होगा कि एक्सपेरिमेंट किया गया है, असंतोष पार्टी में ना फैल जाए, इसका ख्याल रखा गया है। इसीलिए एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हथियार छोड़ मुख्य धारा में लौटे हैं नक्सली, पुनर्वास हमारा जिम्मा है, पुनर्वास हमारा जिम्मा है, नक्सलवाद के लिए खात्मे के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। अमर उजाला सहित तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। तो फिलहाल देखिए, आपको बता दें कि हथियार छोड़ मुख्य धारा में नक्सली लौटे हैं, उनका लौटना भी बहुत लाजमी है। और देखिए, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव जब हुआ था तब यहाँ पर साफ तौर पे कहा गया था कि देखिए कि कोशिश यही की जाएगी बीजेपी की ओर से कि नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया जाए, नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ के फेंका जाए, और हम ये पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। और यही एक बड़ी वजह है कि यहाँ पर साफ तौर पर गृहमंत्री अमित शाह ने खुले मन से ये बात कही है। देखिए, अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी है, फ्रंट पेज पर इस खबर को छापा गया है। तो हम आपको इसकी कटिंग भी दिखा रहे हैं। और बस्तर ओलंपिक 2024 के समापन सत्र में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। समापन सत्र के दौरान युवा बाट के व्हील चेयर रेस, रिले रेस, रस्सा कस्सी सहित दूसरी प्रतिस्पर्धाओं का फाइनल मुकाबला देखा गया। इस दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 तक नक्सल उन्मूलन के संकल्प को वापस से दोहराया। ओलंपिक नक्सलवाद के ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम करेगा, ये गृहमंत्री अमित शाह ने कहा। देखिए, बस्तर ओलंपिक इलाकों, आदिवासियों, युवाओं को गलत रास्ते में ले जाने से रोकेगा, उन्हें भारत निर्माण से जोड़ेगा। गृहमंत्री शाह ने यह भी कहा कि 2026 तक माओवादी मुक्त रहेगा। देखिए, हम आपको इसलिए बार बार कह रहे हैं कि लगातार इसलिए भी चूंकि लोकसभा चुनाव जब था तब भी ये कहा गया था कि कोशिश यही रहेगी कि 6 महीने के भीतर नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में हम कारगर कदम उठाएं। तो फिलहाल देखिए, गृहमंत्री अमित शाह ने रायपुर में कहा 31 मार्च 2026 तक माओवाद को पूरी तरीके से हम खत्म कर देंगे। अब देखिए, इसका असर समझिए, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव में गृहमंत्री अमित शाह ने बात कही और इस बीच 1 साल का यदि हम पूरा आंकड़ा निकालें तो ये कहा गया है अमर उजाला के द्वारा कि 1 साल में 287 नक्सली ढेर हो गए हैं, 837 ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो गृहमंत्री अमित शाह ने कहा छत्तीसगढ़ में बीते 1 साल में 287 नक्सलियों को ढेर किया गया, 992 गिरफ्तार हुए, 837 ने समर्पण किया।
सुरक्षा बलों की उपलब्धियों का जिक्र भी यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। इस वर्ष जनवरी में 30 सितंबर तक मादक पदार्थों के 1100 मामले दर्ज किए गए। 2100 किलोग्राम गांजा और करीब 1.95 लाख नशीली गोलियां जब्त की गई हैं। आत्मसमर्पण की नीति बेहद अच्छी है। देखिए, आत्मसमर्पण करेंगे तो जाहिर सी बात है सरकार भी आपकी मदद करती है और आपका आगामी जीवन सुखद रहे, इसके लिए खुद सरकार प्रतिबद्ध रहती है। तो आत्मसमर्पण की जो नीति है वो अपनाएगी, इसकी यहाँ पर सराहना की गई है। कहा गया, अमित शाह ने राज्य के दौरे में बस्तर ओलंपिक में शामिल हुए। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने आत्मसमर्पण के लिए काफी अच्छी नीति को तैयार किया, इसलिए नक्सलियों को हिंसा छोड़ देनी अब चाहिए और मुख्य धारा में यानी कि मेन स्ट्रीम में आप आइए, मेन स्ट्रीम में जुड़िए, देश के विकास में अब सहयोग करिए। ये नक्सलियों से हमेशा कहा जा रहा है। आपको बता दें कि देखिए, नक्सली बोल रहे हैं खून खराबे से हम तंग आ चुके हैं। फिलहाल देखिए, नक्सलवाद एक ऐसी समस्या है जो लगातार हम कह सकते हैं कि हम दुश्मनों से, जो सीमा पार के दुश्मन है ना, उनसे तो हम निपट लेंगे, उनसे तो हम लड़ लेंगे, लेकिन नक्सलवाद समस्या वो होती है कि हमें अपनों से लड़ाई लड़नी है और अपनों से जब हम लड़ाई लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि दिक्कतें और भी पैदा हो जाती हैं। वेलकम बैक। बढ़ेंगे खबरों में आगे। ईवीएम को दोष न दे कांग्रेस, अमर उजाला, एनबीटी सहित तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। देखिए, आपको बता दें कि लगातार ये कहा जा रहा है कि विधानसभा, हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद जो कांग्रेस पार्टी है लगातार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम पर सवाल खड़े कर रही है। इस बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का एक बड़ा बयान सामने आया है। तो उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। देखिए, आपको बता दें, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को चुनाव परिणाम को स्वीकार करना चाहिए, ईवीएम का रोना बंद करना चाहिए। इसी के साथ ही उन्होंने बीजेपी की बात को दोहराते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि आपकी जब हो सकता है कि आप चुनाव जीतें तो परिणाम स्वीकार करें, हार जाए तो ईवीएम पर दोष मढ़े। देखिए, ये इस बात के बेहद खास मायने हैं। देखिए, अलग अलग अखबारों ने इस खबर को जगह दी है और कटिंग में इस वक्त आपको दिखा रही हूँ इस अमर उजाला की। देखिए, ईवीएम का रोना बंद करें, नतीजों को आप करें। और देखिए, इसके अलावा यहाँ पे यदि हम एनबीटी का जिक्र करते हैं तो एनबीटी ने भी फ्रंट पेज पे एक छोटे कॉलम में इसको छापा है। देखिए, यहाँ पर इस खबर को यहाँ पर छापा गया है। चलिए, अब इसके मायने भी समझ लीजिए ज़रा। उमर अब्दुल्ला ने ये बात कहकर सनसनी से फैला दी है, क्योंकि आपको याद होगा कांग्रेस हमेशा ईवीएम पर दोष मढ़ रही है और ये भी कहा कि देखिए, इसके लिए हम बाकायदा कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। अब उमर अब्दुल्ला ने कह दिया, ये विपक्षी गठबंधन में सहयोगी नेता ने कहा है कि जीत पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने कहा कि जीत पर जश्न, हार पर ईवीएम को दोष मढ़ना ठीक नहीं है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस तो आपको सभी को पता है कि कांग्रेस की सहयोगी पार्टी है जम्मू कश्मीर में। उमर अब्दुल्ला उसके नेता हैं और अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी हैं। यहाँ पर जब उमर अब्दुल्ला ऐसी बात कह देंगे ना, तो आप समझिए कि कांग्रेस का मनोबल किस लेवल पे जाएगा और इस बात को कहने के कितने मतलब हो सकते हैं। क्या, चूंकि राजनीति जो होती है वो स्थायी नहीं होती है, अस्थायी होती है। राजनीति में कभी भी कुछ भी और किस करवट भी ऊंट बैठ सकता है, सभी को पता है। चलिए, फिलहाल आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इंडिया गठबंधन सहयोगियों कांग्रेस को झटका देते हुए कहा कि ईवीएम पर आप लगातार सवाल उठाएंगे तो ये गलत है। ये साफ तौर पर उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। उमर ने रविवार को साक्षात्कार किया। साक्षात्कार में कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि जब आप चुनाव जीते तो परिणाम पर जश्न मनाएं और जब आप हार जाएं तो ईवीएम पर अपना माथा फोड़ दें, यानी कि ईवीएम पर दोष मढ़ दें। उमर ने कहा कि ईवीएम का रोना बंद करें, कांग्रेस चुनाव जीतों को कबूल करे। उमर इस बयान को केंद्र शासित प्रदेश में दोनों सत्तारूढ़ पार्टियों के बीच रहे मतभेद के रूप में देखा जा रहा है। तो क्या हम ये माने, केंद्र शासित प्रदेशों में दोनों पार्टियों में इस वक्त स्थितियां खराब बनी हुई हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस में और कांग्रेस में, क्योंकि उमर कुछ भी बात ऐसे ही नहीं कहेंगे। जाहिर सी बात है, इस बातों के मायने हैं, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस ईवीएम को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की मूड में है और वहीं दूसरी ओर आप ही के ही सहयोगी पार्टी जब ये कह दे कि आप यहाँ पर दोष मढ़ रहे हैं ईवीएम पर, तो ठीक नहीं है, तो उसके आप मायने खुद निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर ने कहा कि जब इसी ईवीएम से आम चुनाव हुए थे और आपके 100 के करीब सांसद चुनाव जीत गए थे तो जश्न मना रहे थे आप, और कुछ महीने बाद जब आपको हार मिलती है तो आप ये कहते हैं कि ईवीएम आपको पसंद नहीं। तो फिलहाल नतीजे मन मुताबिक नहीं आए तो क्या आप ठीकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे, तो चुनाव न लड़ें। अब देखिए, ये बहुत बड़ी बात कह दी कि यदि ऐसा है तो आप चुनाव ही मत लड़िए।
ऐसा लग रहा है आपको ईवीएम गलत है, तो यदि आप जीत जाते हैं तब भी ईवीएम को दोष ठहराइए ना, फिर तो तब तो आप जश्न मनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए सेंट्रल विस्टा बेहद अच्छी योजना है। सेंट्रल विस्टा की योजना सभी को पता है किस तरीके से सुर्खियों में छाई हुई थी। तो फिलहाल देखिए उमर ने कहा, मैंने सेंट्रल विस्टा जैसी बुनियादी ढांचा परियोजना का समर्थन किया था क्योंकि मेरा मानना है कि पुराने भवन अपनी उपयोगिता को खो चुका है। सेंट्रल विस्टा बेहद ही अच्छी योजना है। नया संसद भवन बनाने का बेहतरीन विचार था। परियोजना के समर्थन ने उमर में स्वतंत्र सोच का उदाहरण पेश किया। आप देखिए उमर अब्दुल्ला ने ये बात कही है। अब जाहिर सी बात है जो राजनीतिक गलियारे हैं उसमें अब सनसनी फैलना लाजमी भी है, क्योंकि उमर की बात के कई मायने अब निकाले जाएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। केजरीवाल नई दिल्ली से लड़ेंगे चुनाव। जी हां, 2 पूर्व सीएम के बेटों से मुकाबला होना है। एनबीटी अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी है। तमाम अखबारों ने इस खबर को तरजीह दी है। तो फिलहाल आपको बता दें कि अब ये साफ हो गया है, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की चौथी आखिरी लिस्ट आ गई है। इसमें 38 नाम है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। सीएम आतिशी को कालकाजी से उम्मीदवार घोषित किया गया है। तो फिलहाल देखिए आपको बता दें सौरभ भारद्वाज के हम जिक्र करते हैं। सौरभ भारद्वाज कैलाश सत्येंद्र जैन शकूर बस्ती से चुनाव लड़ेंगे। आपने 21 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच यानी कि 25 दिनों में कुल 4 लिस्टों में 70 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। देखिए इस खबर को थोड़ा सा और बड़ा करके आपको दिखा देते हैं। देखिए ये पूरे फ्रंट पर काफी बड़ा स्पेस यहाँ पर दिया गया है। देखिए तो आपको बता दें कि इस बार 26 मौजूदा जो विधायक हैं उनके टिकट काटेंगे। नयों को मौका मिला, चाहे वो बीजेपी से आए हों चाहे वो कांग्रेस से आए हों, उनको मौका दिया गया। रिपीटेशन, चूंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी होती है और ये बात आम आदमी पार्टी बखूबी समझती है। चलिए आपको और थोड़ा डिटेल में बता देते हैं कि नई दिल्ली से फिर से केजरीवाल होंगे। सभी 70 सीटों पर कैंडिडेट्स तय कर दिए गए हैं। आपकी चौथी लिस्ट में 36 सीटों पर एमएलए रिपीट किए गए हैं। सत्येंद्र जैन, अमानतुल्लाह को भी टिकट दिया गया है। तो आपकी तैयारी है। 7 चुनाव लड़ रही बीजेपी गायब है। उनके पास ना तो सीएम का चेहरा है और ना ही टीम है और ना ही प्लानिंग है। ये अरविंद केजरीवाल खुले मन से सभी को कह रहे हैं। पार्टी ने 2 सीटों पर अपने कैंडिडेट को बदला है। अब आप समझिए, एक्सटॉर्शन केस में गिरफ्तार थे उत्तम नगर के विधायक नरेश बालियान को टिकट दिया गया है। उनकी जगह यानी कि उनको नहीं दिया, उनकी जगह उनकी पत्नी को पूजा बालियान को टिकट दिया गया। कस्तूरबा नगर से मौजूदा आप विधायक मदन लाल का टिकट काटा गया। पार्टी ने रमेश पहलवान को टिकट दिया। रविवार को उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने से कुछ दिन पहले ही पार्षद कुसुम लता के साथ वे आप में शामिल हुए थे। सौदेबाजी न करने वाली हुए बाहर, ये बीजेपी कह रही है। देखिए बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगा दिया कि जो विधायक सौदेबाजी नहीं कर पाए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आपकी चौथी लिस्ट ने साफ कर दिया कि पहली 3 लिस्ट में वह विधायक आउट हुए जो पार्टी से सौदेबाजी नहीं कर पाए। फिलहाल देखिए आपको बता दें 38 में 36 सीटों पर पार्टी ने मौजूदा विधायकों को वापस से मौका दिया है। पहली लिस्ट आपने देखी होगी, पहली लिस्ट में किस तरीके से मौका दिया गया था कि कहीं ना कहीं आप आइए, शामिल होइए और आपको इसका उपहार मिलेगा। अभी यहाँ पर जो पुराने चेहरे थे उन पर दाव खेला गया। चिंगाओं के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के आरोपों का जवाब में बीजेपी ने एक तरफ जहां केंद्र सरकार के रुख को साफ करने का प्रयास किया है, इसमें आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रविवार सुबह सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि अवैध रोहिंग्या प्रवासियों पर वास्तविक स्थिति को, तथ्यों को मैंने उसी वक्त स्पष्ट कर दिया था, लेकिन उसकी जानबूझकर अनदेखी की जा रही है। उन्होंने साफ किया किसी भी रोहिंग्या प्रवासी को दिल्ली में सरकारी घर नहीं दिया गया है, ये समझ लीजिए। और ना ही अरविंद केजरीवाल अब किसी ऐसे शख्स को पेश कर पाए हैं जिसे दिल्ली में सरकारी घर मिला हो। यदि ऐसा है तो आप बताइए। उन्होंने साफ तौर पर पूछा यदि ऐसा है कि घर दिया गया है तो आप वो बताइए कि हमने किसको घर दिया है। ये केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आम आदमी पार्टी से पूछा है। इसके अलावा आपको बता दें कि बिजली पानी, आम आदमी पार्टी दिल्ली में अवैध रोहिंग्याओं की मेजबानी खुद कर, यानी कि आप मेजबानी तो आप कर रहे हैं, ठीक है, आप बीजेपी पर फोड़ रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि देखिए आरोप लगाया कि असल में आम आदमी पार्टी ही दिल्ली में अवैध रोहिंग्याओं की मेजबानी करती है, बड़ी संख्या में उनको यहाँ पर बसाती है। मूलभूत सुविधाएं तो आप प्रदान करते हैं, आम आदमी पार्टी प्रदान करती है। तो उन्होंने कहा कि देखिए बिजली की बात हो, पानी की बात हो, आप ये मुहैया करवा रहे हैं। आपको पता है रोहिंग्याओं की बस्ती क्या है, उसमें अलग से आप व्यवस्था करवाते हैं। ये सब आप ही करवा रहे हैं और आप किस बिहाफ पर बीजेपी पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी कहा कि देखिए 10-10 हज़ार रुपए भी आप ही देते हैं, मगर उसे दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या के खिलाफ अभियान अब शुरू हो चुका है। उन्हें
पनाह देने वालों का दर्द अब बढ़ गया है। देखिए, वीरेंद्र सचदेवा ने भी कहा कि जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं दिल्ली से, उन्होंने कहा कि रोहिंग्या प्रवासियों पर सरकार का वास्तविक रुख अब कड़ा होगा, इसलिए आम आदमी पार्टी चाहे भी तो कुछ नहीं कर पाएगी। आप एक वोट बैंक की तरह इनको देखते हैं तो यकीन मानिए आम आदमी पार्टी को ये समझना होगा कि ये रोहिंग्या हुए, बांग्लादेशी हुए, इनको कतई भी पनाह हम दे सकते हैं लेकिन परमानेंट हम इनको नहीं बसाएंगे, ये हम पहले से ही साफ कर चुके हैं। आपको याद होगा चाहे वो एनआरसी का मामला हो और किस तरीके से इस तमाम चीज़ों ने तूल पकड़ा था। हाल फिलहाल ये तमाम जो मुद्दे अभी छाएंगे इसलिए भी, चूँकि हम लगातार आपको ये बता ही रहे हैं कि साल के शुरुआत में फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव के लिहाज आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलेगा ही। चलिए आगे बढ़ेंगे। किसान आंदोलन का जिक्र किया जाएगा। देखिए, किसान आंदोलन ट्रैक्टर मार्च आज होना है, पंढेर ने बोला है। 18 को पंजाब के हर गांव में ट्रेनों को रोका जाएगा, इससे सरकार हिल जाएगी। तो फिलहाल देखिए अलग अलग अखबारों ने इसको जगह दी है और देखिए पंढेर ने बोला 18 को हर गांव में ट्रेन को हम रोकेंगे, सरकार को हम हिलाएंगे। तो सरकार को अब बताना लाजमी हो चला है कि ये आंदोलन कितना जरूरी है। तो फिलहाल अपनी मांगों को लेकर किसान आंदोलन 2.0 में किसान संगठनों ने 16 दिसंबर को पंजाब के अलावा अन्य राज्यों में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। इसके अलावा 18 दिसंबर को पंजाब में रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया गया। पंजाब के किसान नेता सरवण सिंह पंजे ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि उन्होंने पंजाब में रेल रोको आंदोलन के लिए 13,000 गाँव में रहने वाले लोगों को दोपहर 12 बजे रेलवे ट्रैक को जाम करने के लिए बुलाया है। पटियाला में शंभू बॉर्डर का जिक्र किया जाए तो वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा गया कि पंजाब में रेलवे क्रॉसिंग के पास रहने वाले सभी लोग उनके साथ इस आंदोलन में शामिल हो, यह अपील की जा रही है। तो फिलहाल देखिए आपको बता दें, केंद्रीय गृह निदेशक बोले हम कोई प्रस्ताव लेकर नहीं, किसानों की मांगे सुनने आए हैं। कल भी विचार विमर्श किया गया, चर्चा हुई, लेकिन ढाक के 3 पात। आपको बता दें कि डल्लेवाल जो है वो अनशन तोड़ने की तैयार नहीं है। डल्लेवाल मांगे पूरी होने तक आमरण अनशन तोड़ने को तैयार नहीं। उनका कहना है अगर केंद्र को उनकी सेहत की चिंता है तो किसानों की मांगे पूरी कर ली जाए। किसान नेता अभिमन्यु कोहार ने कहा कि डल्लेवाल ने अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया कि जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं होती वे अनशन नहीं तोड़ेंगे। 70 साल का डल्लेवाल 26 नवंबर से आमरण अनशन पर हैं। तो फिलहाल देखिए आपको बता दें, किसान संगठनों के एकजुट होने पर पंडित बोले कोई कमेंट नहीं है, सभी संगठन संयुक्त किसान मोर्चा इसमें शामिल हो। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने ये बात कही। तो फिलहाल जींद से सटे पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर 20 दिन से आमरण अनशन करे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत लगातार बिगड़ रही है और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक जो कि किसान मजदूर मोर्चा KMM के आह्वान पर सोमवार को पंजाब छोड़कर हरियाणा समेत पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकाले जाएंगे। इसके अलावा 18 दिसंबर को पंजाब में दोपहर 12 से 3 बजे तक ट्रेनों को रोकने की बात कही गई है। देखिए आह्वान किया गया है कि जिसके आसपास पटरियों के पास घर हैं वो भी आइए इस आंदोलन का हिस्सा बनिए। चूंकि कई मरतबा कोशिश की दिल्ली में आने के लिए, लेकिन दिल्ली में वो दाखिल नहीं हो पाए। शंभू बॉर्डर का हाल तो आप सभी को पता ही है, लगभग 13 महीने से लगभग 8-9 महीने हो गए हैं शंभू बॉर्डर पर किसान अभी भी डटे हुए हैं। सर्दी गर्मी बरसात किसी की चिंता किए बिना शंभू बॉर्डर को खाली नहीं कराया जा रहा और ना ही खाली कर रहे हैं। अब इस बीच आपको बता दें कि आमरण अनशन किया गया है। आमरण अनशन का क्या प्रभाव पड़ेगा? इस बीच रेल रोको आंदोलन का जिक्र किया गया है। पहले कहा था कि दिल्ली चलो, पैदल ही चलो, लेकिन पैदल भी दिल्ली में कह सकते हैं वो आ नहीं पाए, इसलिए अब ट्रैक्टर ट्रॉली को वापस किया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि लगातार जो हमारे किसान हैं वो धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार उनसे मांगों को लेकर बातचीत भी की जा रही है। लेकिन क्या कोई बीच का रास्ता अभी तक अख्तियार नहीं हो पाया कि 30 यानी कि 2.0 वापस से जो आंदोलन किया जा रहा है उस आंदोलन पर विचार विमर्श हो? क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता हैं, सड़कों पर है, तो जाहिर सी बात है किसानों की बातों को सुनना, समझना और उसके लिए एक बीच का रास्ता अख्तियार करना ये केंद्र के लिए चुनौती क्यों बनता जा रहा है, ये केंद्र को भी समझना बहुत लाजमी है। तो फिलहाल देखिए ये चीज़ें आगे भी सोचना बहुत ज़रूरी होगा और किसान संगठनों के दोनों मंचों ने ये फैसला लिया कि किसानों ने पैदल कूच करने की कोशिश की थी, तब भी उनको रोक लिया गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ जाएंगे। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति पहले विदेश दौरे पर भारत पहुंचे, चीन जाने का भी उनका प्लान है। तो NBT सहित तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके अपने पहले विदेश दौरे के दौरान वहां भारत आए हैं और तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो फिलहाल देखिए आपको पहुंचा रहे हैं। देखिए अपने विदेश दौरे में भारत में 3 दिन में अपने इस दौरे के दूसरे दिन सोमवार को उनकी PM मोदी से मुलाकात होगी। तो फिलहाल देखिए इस खबर को अलग अलग अखबारों ने
जगह दी है, आप तक की खबर हम पहुंचा भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। और इस बीच देखिए इस मुलाकात के मायने क्या होंगे, इस मुलाकात के मायनों को भी हम समझेंगे। तो फिलहाल देखिए आपको बता दें कि प्लान तैयार किया गया है, चीन जाने का भी उनका प्लान होगा और पहला जो विदेश दौरा था वो उनका भारत का था। देखिए इस खबर को जगह दी गई है एनबीटी में। पीएम मोदी के साथ मुलाकात होगी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। सितंबर महीने में राष्ट्रपति का चुनाव जीतकर राष्ट्रपति की कुर्सी पर पहुंचने जनता विमुक्ति पैरानुमा के अनुरा ने लेफ्ट गठबंधन एनपीपी से चुनाव लड़ा था। उनकी पार्टी जेवीपी की छवि भारत विरोधी मानी जाती है। भारत दौर के अनुराग का चीन का दौर का एक कार्यक्रम बेहद खास है। भारत के लिए चीन के नए नवेले राष्ट्रपति का ये दौरा बहुत अहमियत रखता है और इसकी वजह यह है कि मालदीव में राष्ट्रपति मुइज़ू ने जिस तरह से भारत के विरोध में बयानों के जरिए असहजता पैदा की थी, उससे निपटने में भारतीय डिप्लोमेसी को करीब करीब 1 साल का वक्त लग गया था। चलिए फिलहाल आपको इस खबर को और भी डिटेल बताते हैं। भारत से करीबी से श्रीलंका को क्या कुछ फायदा होगा, जरा ये जानिए। देखिए कभी भारतीय विस्तारवाद का नारा लगाने वाले जेवीपी का रुख साल 2000 के बाद से ही बदल गया है। आर्थिक संकट के बाद भारत ने जिस तरीके से श्रीलंका की मदद की वह अब सबने देखी और इसके अलावा माना जा रहा है कि अनुराग कुमार ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करना वो चाहते हैं। ऐसे में वो जानते हैं कि भारत के साथ सहयोग रखने में बहुत फायदा होगा। इस संदर्भ में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के बदलते रुख का उदाहरण सामने है। तो फिलहाल देखिए पड़ोसी पहले नीति में श्रीलंका अहम है। तो दिसानाय के लिए चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी ने अपने शुभकामना संदेश साफ तौर पर जाहिर किया। भारत श्रीलंका की नई सरकार के साथ काम करने के लिए उत्सुक है। पीएम ने यह भी कहा कि भारत की पड़ोसी पहले नीति और विजन में श्रीलंका की खास जगह है। विदेश मंत्री एस जयशंकर अक्टूबर में श्रीलंका पहुंचे थे। इस दौरान जिन मुद्दों पर बात हुई इसमें द्विपक्षीय स्तर पर कई प्रोजेक्ट को शामिल किया गया था। कई प्रोजेक्ट पर बात आगे बननी है। जयशंकर ने कहा था कि श्रीलंका की जमीन को भारत के हितों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। फिलहाल देखिए अब नए राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसनायक के अपने पहले दौरे के दौरान भ्रष्टाचार का मुद्दा हो गया, महंगाई का मुद्दा होगा, इन पर बातचीत होगी और राष्ट्रपति कुर्सी तक पहुंचने वाले विमुक्ति पैरानुमा के अनुरा ने लेफ्ट गठबंधन एनपीपी से चुनाव लड़ा था। तो फिलहाल देखिए आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होगी। इस मुलाकात के क्या मायने होंगे ये देखने वाली बात होगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु खुदकुशी का जिक्र किया जाएगा। देखिए बेंगलुरु खुदकुशी, अतुल की पत्नी सास साला गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अमर उजाला ने पहले पेज पे इसको छापा, तमाम अखबारों ने इसको अलग अलग तरीके से जगह दी है। तो फिलहाल आपको बता दें दैनिक जागरण ने, अमर उजाला ने इस खबर को छापा है। तो बेंगलुरु में इंजीनियर आत्महत्या के मामले में बेंगलुरु पुलिस ने आत्महत्या करने वाले इंजीनियर अतुल सुभाष की पत्नी उसकी सास साले को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया को हरियाणा के गुरुग्राम से, निकिता की मां निशा सिंघानिया और उसके भाई अनुराग सिंघानिया को यूपी के प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को 11 दिसंबर की सुबह गिरफ्तार करके बेंगलुरु लाया गया और स्थानीय अदालत में पेश करने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तो फिलहाल देखिए तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है, चाहे वो दैनिक भास्कर हो या फिर आपको बता दें कि अमर उजाला हो, एनबीटी हो, सभी अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। तो फिलहाल आपको बता दें पोते की चिंता, अतुल के पिता ने मांगी है कस्टडी। तो बिहार के समस्तीपुर में रहने वाले अतुल के पिता पवन कुमार मोदी ने रविवार को 4 साल के पोते की कस्टडी की गुहार लगाई। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपने पोते की कस्टडी सुनिश्चित करने की अपील की है। कहा कि डर है कि मेरे पोते को कुछ नहीं हो गया हो, वह जीवित है, इसे लेकर मुझे शंका है। तो अग्रिम जमानत याचिका निकिता समेत 4 लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। कोर्ट इसमें सुनवाई करेगा। तो फिलहाल आपको बता दें बेंगलुरु में निजी कंपनी में काम करने वाले एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की सुसाइड मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे इसमें क्या कार्रवाई होगी देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको बता दें कि तीनों अलग अलग जगह से गिरफ्तार किए गए हैं। कोई प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया, कोई बेंगलुरु से, कोई गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल अब आगे किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बात अतुल के पिता की करें तो अतुल के पिता ने इस बात की चिंता जाहिर की है कि अब कम से कम जो पोता है, जो कि 4 साल उसकी उम्र है, उसकी कस्टडी या तो हमें सौंप दी जाए और यदि वो जीवित है नहीं, इस पर भी हमको अभी संदेह बना हुआ है। चलिए अब देखना ये होगा कि किस तरीके से केस आगे बढ़ता है और न्याय की गुहार अतुल लगाते लगाते कह सकते हैं दुनिया को अलविदा कह गए, क्या उनको न्याय कब तक मिल पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
महाकुंभ, जी हाँ, गंगा यमुना तट पर पहला शाही प्रवेश हुआ। जूना अखाड़े के साधु संतों का भव्य जुलूस निकला है। दैनिक भास्कर इस खबर को जगह दी। प्रयागराज में किन्नर अखाड़ों ने महाकुंभ 2024 के तहत अपनी भव्य देवत्व यात्रा निकालते हुए कुंभ क्षेत्र स्थित अपने शिविर में प्रवेश किया है। और देखिए भव्यता की ये तस्वीरें ठीक आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है और इसको देखकर आप समझ पाएंगे ये भक्ति भाव का महाकुंभ है जो कि अब शुरू हो चुका है। और देखिए इसी को लेकर तमाम जो अखाड़ा है वह सभी प्रवेश करेंगे और इसको लेकर किस तरीके से जो साधु महात्मा हैं उनमें उत्साह साफ तौर पर देखा जा रहा है। तो फिलहाल देखिए आपको बता दें, इस यात्रा को देखने के लिए भारी संख्या में लोग सड़कों पर उमड़ पड़े थे। भगवान शिव को अपना आराध्य मानने वाले किन्नर अखाड़े की यात्रा में भक्ति, आस्था, उत्साह का अद्भुत संगम नजर आया। किन्नर अखाड़ा की देवत्व यात्रा में कुल 51 रथ शामिल हुए थे। सबसे इष्ट उनके बहुचरा माता का रथ था, उसके बाद अखाड़े का ध्वज, फिर आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का भव्य रथ चल रहा था। अन्य पदाधिकारी भी अलग अलग रथों पर सवार थे। इन रथों पर फूलों की और चांदी से इसको सजाया गया था, जिन पर किन्नर अखाड़े के पीठाधीश्वर विराजमान थे। यात्रा के दौरान हाथों में तलवार थी, गदा था, त्रिशूल लिए किन्नरों की भक्ति और मस्ती का अनोखा दृश्य देखने को मिला। किन्नर महामंडलेश्वर पवित्रा नंदगिरी विंटेज कार में सवार थी जो आकर्षण का केंद्र रहा था। लोग उनके साथ सेल्फी लेते नजर आए। डमरू की ध्वनि नृत्य ने और इसे खास बना दिया। किन्नर अखाड़े ने 1700 से अधिक सदस्य इस यात्रा में शामिल हुए। डमरू की थाप थिरकते किन्नरों ने भक्तिमय माहौल को और भी ज्यादा जीवंत बना दिया। देखिए आपको लगातार बता ही रहे हैं। और देखिए शाही जुलूस निकाला गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ की शुरुआत हो गई है और देखिए शाही स्नान करने के लिए तमाम अखाड़ों के जो उत्तराधिकारी हैं या अखाड़ों के जो साधु संत हैं वह अब आना शामिल हो चुके हैं। तो पहला शाही आगमन जूना अखाड़े के नागा साधु संतों के भव्य जुलूस के साथ हुआ। सबसे पहले नागा साधु संतों का जुलूस निकला था। इसके बाद आपको बता दें इसके साथ ही गंगा यमुना के तट पर अन्य साधु अखाड़ों ने साधु संतों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। देखिए तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है और वाकई में प्रयागराज की खबर कई मायनों में खास हो जाती है, क्योंकि इस बार का जो प्रयागराज का इस बार का जो महाकुंभ है वो कई मायनों में खास है। चूंकि हम खास इसलिए कह रहे हैं कि चाहे वह अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हो या फिर प्रयागराज को एक खुद ही आपको बता दें कि जिला घोषित करने की बात हो कि तब तक जब तक कुंभ रहेगा तब तक एक जिला उसको घोषित किया जाएगा। तो फिलहाल देखिए अलग अलग अखबारों ने इस खबर को जगह दी। हम आपको हर एक कटिंग दिखाने की कोशिश करेंगे कि किन अखबारों ने किस तरीके से इस खबर को छापा है। लेकिन सबसे ज्यादा पता है दिलचस्प वो होता है जो अखाड़े निकलते हैं अपने अपने डेरों में, जब वो प्रवेश करते हैं ना, और उस वक्त जो जुलूस निकलता है वो वाकई में काबिल तारीफ होता है और वाकई में उसी को देखने के लिए अपार भीड़ जो होती है लोगों की उमड़ती है। देखिए महाकुंभ जो कि 12 साल में एक बार होता है और इसी को लेकर देश विदेश में खासा उत्साह नजर आता है। चलिए खबरें और भी है, वक्त छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम फौरन लौटते हैं। चलिए आपको बताते हैं बांग्लादेश में किस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। इसी के विरोध में प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। दैनिक भास्कर सहित तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर कथित कट्टरपंथी ताकतों पर लगातार हमले के विरोध में प्रदर्शन किया गया है। और देखिए आपको बता दें इस खबर को जगह दी गई है किस तरीके से रविवार को राष्ट्रीय हिंदू सेना के नेतृत्व में कारगिल चौक पर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ युवाओं ने प्रदर्शन किया है। युवाओं ने नारेबाजी करते हुए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन किया, हिंदुओं की रक्षा करने की मांग की। विरोध प्रदर्शन में शामिल युवाओं ने नगर में वाहन रैली निकाली। ये रैली कांति शिवा चौक पहुंची जहां भारत माता की आरती की गई। पतंजलि योग पीठ हरिद्वार में केंद्रीय प्रभारी स्वामी परमार्थ देव भी प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सनातन ऋषि परंपरा को बचाने और विश्व को शांति को ले जाने के लिए सभी को जातिवाद छोड़कर एकजुट होना पड़ेगा और हिंदुओं पर अत्याचार को रोकना पड़ेगा। चलिए और क्या कुछ कहा गया जरा आपको बता देते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में रविवार को सेक्टर 87 विभिन्न सोसाइटी में लोगों ने प्रदर्शन किया है और उन्होंने भारत सरकार से वह हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रुकवाने की मांग की है। आज सुबह विभिन्न सोसाइटी में लोग मौलिक चौक से होते हुए विरोध मार्च निकालकर SRS रॉयल हिल और SRS पोल फ्लोर में होते हुए सेंट्रल पार्क पहुंचे और प्रदर्शन किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। चेतावनी दी कि बांग्लादेश के अत्याचार बंद नहीं किया गया, जो अत्याचार है जो बंद नहीं किया गया तो उसमें भारत चुप नहीं बैठेगा। तो फिलहाल आपको बता दें कि अत्याचार को रोकने के लिए आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए, भारत को इनिशिएटिव लेना चाहिए जैसे पहले भारत लेता आया है।
और यही बात लगातार कह रही हैं कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ हमको बतौर अब एकजुट होकर लड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि हिंदुओं को वहाँ पर जो कि अल्पसंख्यक हैं वहाँ पर उनको दबाया जा रहा है, जो कि वाकई में ठीक नहीं है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी में ठंड की हम बात करते हैं। देखिए ठंड बढ़ गई है, तापमान में 5 डिग्री से भी कम रहा है तापमान। एनबीटी ने इस खबर को जगह दी है। राजधानी में 2 दिन की बात करें हम, मात्र 2 दिन में देखिए आपको बता दें जो ठंड का आंकड़ा है, यानी कि ठंड का जो लेवल है वो अप हो चुका है। और देखिए तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है और इसी थोड़ी सी राहत के बाद एक बार फिर से तापमान पिछले दिन में मुकाबले 3.1 डिग्री सेल्सियस नीचे आ गया। इस वजह से दिल्ली में सुबह का न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहा। इससे दिल्ली में ठंड में फिर बढ़ गई। पूसा और राजघाट के आसपास के इलाकों में शीतलहर जैसी स्थिति है। दोपहर में आसमान साफ है, गुनगुनी धूप है, ठंड से राहत मिलने की संभावना है। अच्छा, मौसम विभाग ये कह रहा है कि देखिए अभी नहीं, अभी तो शुरुआत है, आने वाले दिन जो है ना वो और ख़राब होने वाले हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले सप्ताह का हम जिक्र करते हैं तो 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक जो पारा है वो लुढ़क सकता है। चलिए आपको बता दें, पालम में अधिकतम तापमान 20 डिग्री से नीचे रहा। अगले 5 दिन इससे कम नहीं होगा तापमान, यानी कि अब आपको ठंड महसूस आई। तो यानी कि कहते हैं ना, कहावत है देर आए दुरुस्त आए, तो ठंड के साथ भी कुछ है, देर से आई है लेकिन दुरुस्त आई है। फिलहाल आपको बता दें पालम में सर्वाधिक पालम में रिकॉर्ड किया गया था, तापमान 20 डिग्री पहुंचा। रविवार सुबह एक बार फिर से ठंड ने लोगों को सुबह के समय ठिठुरने का एहसास कराया है। इसकी वजह से आपको बता दें लोगों को धूप भी थोड़ी सी खिली, थोड़ी सी राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान रहा 23.2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान रहा 4.9 डिग्री सेल्सियस। इसमें आगे आपको बता दें ये भी कहा गया है कि लगातार जो पहाड़ी जो एरियाज हैं उसमें बर्फबारी हो रही है, उसका असर जो है वो मैदानी एरियाज में देखने को मिल रहा है। और ये एक बड़ी वजह है कि आगे भी जो ठंड का कहर होगा ना वो अच्छा खासा होगा और इसके लिए आप तैयार रहिए। अच्छी बात यह है कि दोपहर में गुनगुनी धूप आपको जरूर मिल जाएगी, लेकिन सुबह सुबह की ठंड तो आपको देखने को मिलेगी और रात में तापमान में गिरावट भी दर्ज की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब तक एक मुशायरे में जॉन एलिया दूसरे शायर से कहा था, अरे मैं अमरोहा से आया हूँ, जरा ध्यान से सुनना, वहां होता है तो शेख होता है। देखिए आपको बता दें कि अब हमारे बीच में फेमस तबला वादक जाकिर हुसैन नहीं रहे, उनका देहांत हो गया। उनका इलाज अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में चल रहा था। इधर हुसैन को हृदय संबंधी अस्पताल में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। आईसीयू में भी एडमिट थे। जाकिर हुसैन के नाम 5 ग्रैमी अवार्ड हैं। उन्होंने 12 फिल्मों में काम किया। हुसैन को 1996 में पद्मश्री, साल 2002 में पद्म विभूषण, साल 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। देखिए किस तरीके से तमाम कहावतें जाकिर हुसैन के बारे में प्रचलित हैं। एक शानदार व्यक्तित्व वो धनी थे ही, लेकिन किस तरीके से इस निधन से सभी में एक उदासी फैल गई। जी हाँ, इस उदासी फैल गई क्योंकि काफ़ी लंबे समय से वे उनकी तबीयत नासाज भी थी और तबला वादन के क्षेत्र में उनका तो कोई तोड़ था ही नहीं, क्योंकि जैसे कि तबले पे वो उंगली रखते थे तो मानो तबला अपने आप ही बजना शुरू हो जाता हो। तो फिलहाल देखिए तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। हालांकि अमेरिका में उनका इलाज चल रहा था। देखिए इस खबर को दैनिक भास्कर सहित तमाम अखबारों ने जगह दी है, हम आप तक खबर पहुंचा भी रहे हैं। देखिए जाकिर हुसैन की सेहत बेहद नाजुक थी, आईसीयू में भर्ती थे, लेकिन जो अब खबर आई निधन की अफवाह से, पहले निधन की अफवाह कल तक ये था कि निधन की अफवाह है। और जो आपको बता दें चूँकि रात भर पेपर जब तक छपता है फ्रंट पेज थोड़ा सा वक्त हो जाता है, लेकिन अल सुबह ये खबर आ गई कि अब हमारे बीच में जो तबला वादक है हमारे सबसे प्रिय, वो नहीं रहे हैं। तो प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन 73 की तबीयत बेहद ख़राब थी। कल तक उनकी तबीयत ख़राब थी, जब तक ये खबर नहीं छपी थी तब तक ये कहा गया था कि अफवाह है। लेकिन आपको ये बता देते हैं कि हमारे बीच में अब जाकिर हुसैन नहीं रहे। हृदय संबंधी गंभीर बीमारी के कारण अमेरिकी सैन फ्रांसिस्को के अस्पताल में भर्ती वो शिफ्ट किया गया था। तो फिलहाल देखिए आपको बता दें कि हमेशा से एक अमिट छाप उन्होंने छोड़ी है संगीत के क्षेत्र में, जिनको अब कह सकते हैं ना कि अपना एक स्वाभिमान के तौर पर भारत देश याद हमेशा करेगा उन्हें। चलिए आगे बढ़ते हैं और न्यूज़ इंडिया ये अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता है। पढ़ेंगे आगे। सैयद मुश्ताक T20, जी हाँ, मध्य प्रदेश का सपना फिर से टूट गया। मुंबई दूसरी बार T20 चैंपियन
बना है। दैनिक भास्कर ने इस खबर को जगह दी है। और देखिए, मुंबई ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल मैच में मध्य प्रदेश को 5 विकेट से रौंद दिया और इतिहास रचा। श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम ने दूसरी पारी में यह खिताब पर कब्जा जमाया है। हालांकि देखिए, आपको याद होगा कि जब टीम खेल रही थी तब ये लगा था कि बहुत शानदार प्रदर्शन मध्य प्रदेश की टीम की ओर से देखने को मिल रहा है और इस बार ये जो खिताब है मध्य प्रदेश की टीम अपने नाम करेगी। लेकिन अफसोस की बात है कि वापस से मध्य प्रदेश का सपना टूट गया और इस बार वापस से खिताब पर कब्जा मुंबई की टीम ने जताया। इसके बाद टीम ने आंजिक रहाणे के नेतृत्व में 2022-23 में खिताब पर कब्जा जमाया था। बेंगलुरु के एन चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में मुंबई ने टॉस जीतकर मध्य प्रदेश के बल्लेबाजी का न्योता दिया। रजत पदार्थिता की अर्धशतकीय पारी की बदौलत टीम ने 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 174 रन बनाए। जवाब में मुंबई ने सूर्य कुमार यादव की 48 गेंदों की जबरदस्त पारी की बदौलत 17.5 ओवर में 5 विकेट पर 180 रन बनाए और मैच अपने नाम कर लिया। तो फिलहाल देखिए, आपको बता दें, खिताब जीतने के बाद जश्न मनाते मुंबई के खिलाड़ी टीम इस साल रणजी चैंपियन भी बनी थी। देखिए, ये बड़ी बात है और ये एक अचीवमेंट भी है कि इसी साल रणजी में भी चैंपियन बनी थी। ये टीम पिछले 3 साल में दूसरी घरेलू T20 खिताब जीत चुकी है। 2 सूर्या के आगे फीकी पड़ी रजत की चमक, 81 रन की पारी बेकार चली गई। मध्य प्रदेश की शुरुआत खराब रही। शुरुआती में 2 विकेट 6 के टीम स्कोर पर गिर गए। लगातार गिरते विकेटों के बीच कप्तान रजत पाटीदार ने 40 गेंदों में 81 रन की पारी खेली और दूसरे टॉप स्कोरर शुभ्रांत सेनापति 23 रहे। तो फिलहाल आपको बता दें, मुंबई की टीम दूसरी बार देश के घरेलू T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में चैंपियन बन गई है। इसी के साथ देखिए, सुर्खियां अखबार की मैं आज के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे कल तमाम खास खबरों के साथ। बने रहिए और नजर बना के रखिए न्यूज़ इंडिया पर। नमस्कार।